बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजा और नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 उसका टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे जिसका नाम था बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस में हमने कुछ स्टडी जो कर लिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मैटर से दो चीज़ें निकली थी, सब्सटेंस और मिक्सचर। सब्सटेंस में एलिमेंट को हमने स्टडी किया था। आज हम कंपाउंड को स्टडी करेंगे और थोड़ा सा जो एलिमेंट का रह गया था इसको स्टडी करके सब्सटेंस और इस सारे को मुकम्मल करने के बाद हम स्टडी करेंगे मिक्सचर में हम होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर इसको आज स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो थोड़ा सा जो एलिमेंट के बारे में रह गया था वो मैं आपको आज बता देता हूँ। तो एलिमेंट हमने देखा था ऐसी चीज़ जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, फिक्स्ड इसमें जो है वो कंपोजिशन होती है। आज जो हमने देखना था वो ये था कि एलिमेंट को हम जो है वो ज़ाहिर करते हैं सिंबल से, जो कि एब्रीविएशन होती है किसी नाम की। मीन्स के हाइड्रोजन एक नाम है और हम इसका सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं H। अब ये एब्रीविएशन है किसी नाम की हाइड्रोजन, तो हम H इस्तेमाल करते हैं, जो कि नाम हो सकता है इंग्लिश में, लैटिन में, ग्रीक में और जर्मन, व्हाटएवर। अच्छा, जब हम अकेला सिंबल लिखते हैं तो हमेशा सिंबल कैपिटल होता है। जैसे ऑक्सीजन का O बड़ा होता है, कार्बन का C बड़ा होता है। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा वो ये लेटर्स लिखते हैं तो हम आगे जो है वो छोटे लिखते हैं। जैसे कि कैल्शियम का CA, ए आगे छोटा माफ़ कीजिएगा। तो ये थी कुछ जो आपकी एलिमेंट का जो पोर्शन रहा था। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है वैलेंसी का। वैलेंसी क्या है स्टूडेंट्स? आपकी बुक में जो इसकी डेफिनेशन की गई है उस लिहाज से अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैट विच कंबाइंड एलिमेंट्स विद अदर एलिमेंट। ऐसी कैपेसिटी जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ती है। मीन्स के किसी एलिमेंट की वो खासियत जिसकी बिना पर वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, जुड़ता है। तो मैं स्टूडेंट्स आपको केमिस्ट्री जो है वो कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ, तो आपने ज़रा वैलेंसी को ज़रा ध्यान से देखना। असल में बात यह है कि वैलेंसी लफ्ज़ निकला है वैलेंस से। वैलेंस क्या होता है? आखिरी। जैसे कि एक ये है इसका न्यूक्लियस का ये शेल, पहला शेल एटम का, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। अब ये वैलेंस शेल जो आखिरी शेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसका कहलाता है वैलेंस शेल। अब बॉन्डिंग जब भी होती है किसी दूसरे एटम के साथ तो ये उसका न्यूक्लियस के साथ ये उसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल और ये उसका तीसरा शेल। अब इसका वैलेंस शेल ये है और इसका वैलेंस शेल ये है। ये वैलेंस शेल आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव करेंगे और इसके इधर भी, तो ये वैलेंस शेल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग में। तो वैलेंसी लफ्ज़ वैलेंस शेल से, वैलेंस से निकला है कि वैलेंस के अंदर
बॉन्ड कितने बनेंगे ये डिपेंड करता है कि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है। असल में बात यह है कि एक रूल होता है ऑक्टेट रूल। यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ऑक्टेट रूल का। ऑक्टेट रूल, ठीक है जी। ऑक्टेट रूल में है क्या? ऑक्टेट रूल में ये एक जो कानून है, इसमें ये है कि हर एटम चाहता है कि उसके जो वैलेंस शेल है, जो आखिरी शेल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हों, तो वो ख़ुद को स्टेबल जो है वो कंसीडर करता है। तो इस वजह से हर एटम चाहता है कि एक होता है, इसके साथ है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल होता है कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो जो है वो स्टेबल एटम होता है। और इसके साथ ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल में कि वैलेंस शेल, आखिरी शेल, बात ये नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं कितने एटम के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, आखिरी शेल में वट एवर के एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इससे हमें गर्ज नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि आखिरी शेल में 8 होने चाहिए, इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो हर एटम चाहता है कि मेरे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो ताकि मैं स्टेबल रह सकूँ। तो जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 से अबव होते हैं, या 5 या 5 से ज़्यादा होते हैं, यानी कि 6 हो गए, 7 हो गए, तो वो क्या करता है कि किसी दूसरे ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है जिसके पास, लेट्स सपोज के किसी एटम के पास के वैलेंस शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन, उसे ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो क्या होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन कभी इधर चला जाएगा तो इसके 8 मुकम्मल और इसका ऑक्टेट मुकम्मल। उसके बाद कभी इसका इधर आ जाएगा तो इसका डुप्लेट मुकम्मल। ये भी खुश। बात समझ में आ रही है ना, ऑक्टेट डुप्लेट रूल। तो वैलेंसी का मतलब होता है कि किसी के आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये इसी पे डिपेंड करता है कि इसके बॉन्ड कितने बनेंगे, ये उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ कि भाई इसकी वैलेंसी, लेट्स सपोज कि कोई है, उसकी वैलेंसी है +2, इसका मतलब है कि उसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। वो चाहता है कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में और 2 वो चाहता है। पॉजिटिव का मतलब है कि उसके अंदर ऐड करें, 2 उसे चाहिए, वो चाहता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और नेगेटिव 2 का मतलब है कि उसके पास 2 एक्स्ट्रा हैं। कोई ऐसा उसके साथ दूसरा बॉन्ड बनाए एटम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ये अपने 2 उसे दे दे, इसके भी 8 मुकम्मल हो जाएं और उसके भी 8 मुकम्मल हो जाएं। तो ये हो गया वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये आप आगे जब आएंगे नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है उसमें थोड़ा स्टडी करेंगे। इसके अलावा ये जो है वैलेंसी और इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आप सेकंड ईयर में भी स्टडी करेंगे। इसमें थोड़ा वो टिपिकल सा हो जाता है, लेकिन ये आप फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वो शेयरिंग होती है वैलेंसी की वजह से। तो ये एक वैलेंसी ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल में। बात समझ में आ रही है कि वैलेंसी क्या है? वैलेंसी ऐसी इलेक्ट्रॉन की तादाद है जो किसी भी एटम के आखिरी शेल में होती है। वो आखिरी शेल में होना वो बहुत ही मीनिंगफुल होता है उसका, क्योंकि वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं आखिरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सादा सी बात थी, ये आपने जो है वो समझनी है। तो इसके बाद जो है वो हम कंपाउंड को स्टडी करते हैं। एलिमेंट हो गया कंपाउंड। अच्छा, यहाँ पे एक रेडिकल का कॉन्सेप्ट आता है एलिमेंट में। रेडिकल में क्या होता है कि
ग्रुप ऑफ एटम होता है। एटमों का एक ग्रुप होता है जिसके ऊपर कुछ चार्ज होता है, ठीक है। मीन्स कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि अमोनियम का जो ये मैं लिख रहा हूँ कि ये है NH4 पॉजिटिव, एटम्स का ग्रुप है। इसके 4 एटम हैं हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन का 1 है, लेकिन इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज है। तो ऐसी जो शय होती है उसे रेडिकल्स कहते हैं, रेडिकल्स। ये आपने अभी याद रखना है। अब आते हैं हम कंपाउंड के कॉन्सेप्ट पे। स्टूडेंट्स, कंपाउंड का कॉन्सेप्ट वेरी ब्यूटीफुल। कंपाउंड जो होता है वो क्या है? कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस made up of 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio of mass। क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स? कहा ये जा रहा है कि लेट्स सपोज, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। अब इसमें कहा है कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बना है। अब इसमें देखिए 2 एलिमेंट मिले हुए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, जो कि केमिकली मिले हुए हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगी जब इनके रेशो फिक्स्ड हो। रेशो फिक्स हो, क्या मतलब है फिक्स का? फिक्स बाय मैस हो कि 12 और 32 या 3 और 8, इस रेशो से जब भी ये 2 कंपाउंड कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि H2O। अब इसके ये रेशो बाई मास है, मास 1 और 1 2 इसका मास, और इसका क्या होता है जी? हो गया 8 और 8 16 होता है। अच्छा, इस रेशो से बाई मैस जब भी ये दोनों मिलेंगे तो हमेशा वाटर बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड एक ऐसी शय है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली मिलने से बनती है और जिनकी रेशो बाई मैस एक फिक्स्ड होती है। ये बात याद रखनी। अच्छा, तो कंपाउंड की क्लासिफिकेशन है आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। क्लासिफिकेशन कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, आयोनिक कंपाउंड, साथ ही साथ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड क्या मतलब है जी? आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड ये आप आई थिंक सो के 4th चैप्टर में स्टडी करेंगे कि आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड क्या है। जो आपकी बुक के फर्स्ट चैप्टर में इंफॉर्मेशन दी गई है उस लिहाज से मैं आपको बता दूं तो ये आयोनिक कंपाउंड जो है ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में। NaCl ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये है टेबल साल्ट या नमक जो हम खाने में डालते हैं उसका फार्मूला NaCl। ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक फार्मूला यूनिट है, ठीक है। अलबत्ता अगर मैं आपसे कहूँ कि H2O ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो
ये आपकी बुक के लिहाज से मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद जो आता है वो है मिक्सचर का कॉन्सेप्ट। तो मिक्सचर क्या है स्टूडेंट्स? मिक्सचर का जो कॉन्सेप्ट है वो सादा है, वो कंपाउंड की तरह का नहीं है। मिक्सचर में हम जानते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर में चीज़ें मिक्स हो जाती हैं लेकिन वो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही होती, वो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं सिर्फ। बात समझ में आ गई? तो यही यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। इसकी डेफिनेशन में लिखूँ तो वो समझें कि व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स mix up physically without any fixed ratio they form a mixture। एक बात मेरे जहन से निकल गई स्टूडेंट्स, जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस करती है, कि कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो वाटर बनाते हैं, तो जो वाटर बनता है इसकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से टोटली मुख्तलिफ होती हैं। अब अगर ये वाटर दोबारा से इसमें कन्वर्ट होगा तो ये ऑक्सीजन और वाटर जो दोबारा बनेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ इस कंपाउंड से टोटली मुख्तलिफ होगी, क्योंकि इनका जो है रिएक्शन, इनका जो है वो है केमिकली है। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में चीज़ें फिज़िकली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि मैं आपसे कहूं कि फ्रूट चाट की एक प्लेट लें, तो फ्रूट चाट में आप देखते हैं कि आपको केले, अंगूर, सेब ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ये मिक्स हुई पड़ी होती हैं। इन सब का अलग-अलग टेस्ट मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि जब इनका फ्रूट चाट बना तो कोई और चीज़ बन गई जो इन फ्रूट्स के टेस्ट से कोई टोटली मुख्तलिफ हो, ऐसा नहीं होता। मिक्सचर हमेशा ऐसा होता है जिसके अंदर हर चीज़ अपनी ख़ासियत बरकरार रखती है, क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट नहीं करती। कंपाउंड में केमिकली रिएक्शन होता है, वो चीज़ पहले जो चीज़ होती है वो अपनी साख्त ख़त्म करके नई चीज़ बना देती है, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर हमेशा जो है चीज़ें मिक्स हुई पड़ी होती हैं, लेकिन हर चीज़ अपनी अलग-अलग जो है शनाख्त रखती है। बात समझ, मेरे ख्याल में ये फ्रूट चाट वाली मिसाल से आपको बात क्लियर हो रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और बात, हम जो है वो इन्हें मिक्सचर को दोबारा से सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम फ्रूट चाट में से अंगूर को अलहदा कर दें, जो है वो केले को अलहदा कर दें, सेब को अलहदा कर दें, तो हम अलहदा कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी तरह मिक्सचर की सेपरेशन के भी कुछ मेथड्स हैं जो आपकी बुक में दिए लिखे हैं, जिसमें से मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन, ये जैसे आप चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं, जैसे सबसे इजी और सिंपल एग्जांपल में, जैसे कि चाय की पत्ती जो हम निकाल लेते हैं, वो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। वो चीज़ मिक्स तो चाय के अंदर हुई पड़ी होती है, लेकिन पत्ती को हम अलहदा कर लेते हैं, तो ये एक फ़िल्ट्रेशन हो गई। ये भी एक मिक्सचर की मिसाल है। फ़िल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन, ये कुछ मिक्सचर हैं। अब मिक्सचर की दो इकसाम हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। होमो से आप देख लें, होमो मीन सेम। होमोजीनियस मिक्सचर की जो डेफिनेशन है वो है मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस की जो है, हेट्रो का मतलब होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट।
यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो चीज़ें मिली यूनिफॉर्मली कंपोजिशन की होती है, सब चीज़ें बराबर होती हैं, ठीक है, सब चीज़ों की मिक्सिंग जो होती है वो इक्वल तादाद में होती है, कंपोजिशन जो है उनकी वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म है, तब्दील नहीं होती। इसकी एग्जांपल है एयर, गैसोलीन यानी पेट्रोल, आइसक्रीम आप देख लें। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो ये कंपोजिशन होती है, जो इसकी बनावट होती है, इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जैसे सॉयल हो गई, रॉक हो गए, लकड़ी हो गई, इन चीज़ों में जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसालें हैं। अच्छा, आपको बताऊं कि एयर जो होमोजीनियस की एग्जांपल है, एयर इज़ अ मिक्सचर, ये मिक्सचर होती है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और नोबल गैसेस और वाटर वेपर्स का। जबकि ये जो हेट्रोजीनियस की मिसाल है सॉल, मिट्टी भी एक मिक्सचर है, रेत का, क्ले का, मिनरल साल्ट्स का, वाटर एंड एयर का। तो इसमें सोल में जो है चीज़ें यूनिफॉर्मली नहीं होती, कोई ज़्यादा होती है, कोई कम होती है, जबकि होमोजेनियस मिक्सचर में जो है वो यूनिफॉर्म होती हैं चीज़ें। यूनिफॉर्म मीन के सेम होती हैं। तो इसके अलावा एक है टेबल दिया गया जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आगे, डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। तो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाउंड जो है इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कंपाउंड जो बनेगा, कंपाउंड और मिक्सचर, इसके अंदर पहली बात ये इसमें होगा केमिकल कम्बिनेशन, और मिक्सचर में होता है फिज़िकल कम्बिनेशन। इसके बाद कंपाउंड में ऑलवेज है फिक्स्ड। कंपाउंड में मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड कंपोजिशन होती है बाय मैस कंपोजिशन, मास के लिहाज से चीज़ों को फिक्स किया जाता है। जबकि मिक्सचर में चीज़ें डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। इसके बाद एक है कि इसके अंदर जो है कंपोनेंट्स को कंपाउंड में वो फिज़िकल मेथड से अलग सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि इसके कंपोनेंट को फिज़िकल मेथड से अलग किया जा सकता है। एक और बात कि कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, इसमें हमेशा जो है होमोजीनियस कंपोजिशन होगी, और मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कंपोजिशन दोनों तरह की होती हैं। कंपाउंड जो है वो शार्प उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। वाटर हमेशा जो है एक फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, जबकि मिक्सचर का कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद करना है। इन चीज़ों को आपने याद रखना है। केमिकल कंपोजिशन जो मेन चीज़ें होगी ना, सिर्फ उन्हें आप याद रखें तो आप पॉइंट्स खुद बना लेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें आज एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो रह गया है, तो वो अगले लेक्चर रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ जो है हम स्टडी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कीप कनेक्टेड। एक जो है हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो रोज़ाना की आपको वीडियो मिलेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।